नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो हमारे पास है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो क्या है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एक्चुअली में ना डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आज हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से हमें करना क्या है, वी विल सी हाउ दिस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट वैलिडेट्स हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था तो मैंने इसको कंप्लीट हमने इसको किया है और मैंने आपको बताया था कि देर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स विच वैलिडेट्स दिस प्रिंसिपल। समझ में आया। तो हमने पहला पढ़ा था गामा रे माइक्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो एकदम सही है। एक्चुअली में ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट जो हमने पढ़ने हैं ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं देते हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट का। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, दे वैलिडेट। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज हमने क्या करना है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हमारे पास, आप डायग्राम को ध्यान से देखो, ये हमारे पास स्लिट हो गई, ठीक है ना। स्लिट से आप इलेक्ट्रॉन पास कराओ या फोटोन पास कराओ, आप कोई भी क्वांटम पार्टिकल ले सकते हो। तो जब वो स्लिट से पास होगा, क्वांटम पार्टिकल जब स्लिट से पास होगा तो एजेस से जब डिफ्रैक्शन होगा और वो डिफ्रैक्शन को, वो जब डिफ्रैक्शन मान लो इस एज से डिफ्रैक्शन हुआ, इस एज से डिफ्रैक्शन हुआ, तो जो वेव इस एज से जाएगी, जो वेव इस एज से जाएगी, वो जब सुपर इम्पोज होगी तो हमें क्या मिलेगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। समझ में आई बात। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको 12th क्लास में या ऑप्टिक्स में आपने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है ना। मेन फोकस हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वैलिडेशन पे रहेगा। अब ध्यान से देखो, समझ में आई बात मैंने क्या कहा। तो हमने क्या करना है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फोटोन हो, कुछ भी ले लो, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम अपना डायरेक्शन डिफाइन कर देते हैं, ये वाई डायरेक्शन ले लेते हैं और ये हमारे पास क्या हो गई, एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में ये फोटोन बीम है जो मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो मूव कर रहा है। समझ में आई बात। यदि मैं अनसर्टेनिटी की बात करूं तो जब देखो इलेक्ट्रॉन इस स्लिट से पास होगा तो अनसर्टेनिटी क्या आएगी, तो अनसर्टेनिटी जो होगी ना इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में, वो स्लिट, जितना स्लिट का साइज होगा उतनी ही होगी। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये जितना स्मॉल होगा, ठीक है ना, या ऐसा मैं कहूँ स्लिट का जो विड्थ है, ये जो स्लिट विड्थ है जितनी स्मॉल होगी अनसर्टेनिटी उतनी स्मॉल होगी और हम पोजीशन मेजर पर कर पाएंगे। यानी पोजीशन किसकी मेजर पर कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन की, जब वो स्लिट से पास होगा। अब देखो मान लो मैंने स्लिट बहुत बड़ी ले ली, अब देखो स्लिट का साइज कितना ज्यादा लिया, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हुआ है या यहाँ से पास हुआ है या यहाँ से पास हुआ है, यहाँ से, तो देखो मेजर करना काफी मुश्किल है। समझ में आया। तो जो साइज यदि लार्ज हो गया है ना, इफ साइज इज लार्ज, तो यदि साइज लार्ज होगा तो जो अनसर्टेनिटी होगी, समझ में आया, अनसर्टेनिटी होगी पोजीशन में, वो भी तो ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो हमने ज्यादा साइज का नहीं लेना है, स्मॉल साइज का ही स्लिट लेना है। तो जब इलेक्ट्रॉन बीम पास होगी ना स्लिट से, तो जो पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में यानी ये है ना, वाई डायरेक्शन में यानी ये स्लिट का जो विड्थ है ना, यही तो देगा। समझ में आया। वो लिमिटेड है स्लिट विड्थ से, यानी डेल वाई इज इक्वल टू ई। तो ये अनसर्टेनिटी आ गई पोजीशन में। समझ में आया। हम ऐसे ही तो पोजीशन में ऐसे ही तो कर पाएंगे पोजीशन मेजर, और जितना नैरो स्लिट होगा उतना ही हम प्रिसाइजली मेजर कर पाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया, ज्यादा साइज होगा तो मैं कैसे पता करोगे कि भाई यहाँ से पास हुआ है या यहाँ से, है ना। तो अनसर्टेनिटी ज्यादा आएगी ना, अनिश्चितता रहेगी पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की। तो जितना छोटा साइज होगा विड्थ का, स्लिट विड्थ का, उतना ही पोजीशन हम इलेक्ट्रॉन की मेजर कर पाएंगे और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कम होगी, ठीक है। बात करें यदि हम डिफ्रैक्शन एंड मोमेंटम चेंज की। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन स्लिट से पास होगा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें फोटोग्राफिक प्लेट पर मिलेगा। अब ये जो डिफ्रैक्शन हुआ ना, यही स्प्रेड इंट्रोड्यूस करेगा मोमेंटम में वाई डायरेक्शन में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा, अब देखो ध्यान से देखो, बीम पहले इनिशियली ऐसे तो मूव कर रही थी, ठीक है, और जैसे ही स्लिट आई तो स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन ऐसे और ऐसे आया, तो वाई जो बीम अब ऐसे आ गई ना,
तो पहले तो इनिशियली ये थी, तो ऐसे आने की वजह से ना जो डिफ्रैक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन बीम में, उसमें दो कंपोनेंट आ गए, एक वाई कंपोनेंट आ गया, एक एक्स कंपोनेंट आ गया। तो मोमेंटम पहले जो इनिशियली एक्स डायरेक्शन में था, अब उसमें वाई कंपोनेंट भी है और एक्स कंपोनेंट भी है। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, अब देखो हमने अनसर्टेनिटी किस में ली? हमने अनसर्टेनिटी हमारे पास जो है हमने वाई डायरेक्शन में ली। अब मैं मोमेंटम भी देखना चाहता हूँ, मोमेंटम में क्या चेंज आया, ठीक है ना, किसमें? वाई डायरेक्शन में। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब देखो, तो ये तो ये मेरे पास क्या हो गया, मोमेंटम हो गया एक्स डायरेक्शन में। डिफ्रैक्शन के कारण बीम कैसे जाएगी? ऐसे ही तो जाएगी। ये मेरे पास टोटल भाई डिफ्रैक्ट होगी, तो ये तो मोमेंटम हो गया, ठीक है ना। तो दो मोमेंटम इंट्रोड्यूस होंगे ना, मतलब डिफ्रैक्शन के बाद भी मेरी ऐसे भी जा सकती है, ऐसे जाएगी तो किसी भी डायरेक्शन में। तो जनरल डायरेक्शन हमने ये ले ली। जब हम इसको रिजोल्व करेंगे दो डायरेक्शन में, तो ये पी वाई हो गया, पी एक्स हो गया। समझ में आई बात? ठीक है। अब ये एंगल हो गया मेरे पास क्या? थीटा। तो ये जो एंगल थीटा है, ये किसके बीच में? ये फर्स्ट मिनिमा है, ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा। ध्यान से देखो, समझ में आया मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ये जो फर्स्ट मिनिमा है, क्या है? फर्स्ट मिनिमा। तो देखो हम इसको कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से। आपने ये चीज जाना होगा। देखो, जो ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। मिनिमा यदि निकालना है तो फर्स्ट मिनिमा यही तो है, तो इसके लिए एन का वैल्यू 1 में रखूंगा। तो यहाँ एन का वैल्यू जब 1 रखूंगा तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? लैम्डा अपॉन में 1 आएगी अप्रोक्सीमेटली। समझ में आए? तो यही है, ठीक है। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो इस चीज को भी ध्यान से रखो। तो थीटा हमने निकाल लिया, ठीक है। डी लैम्डा क्या होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इस बात को अभी फिलहाल आप यहाँ ध्यान से देखो। तो जो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम होगा, ये जो डेल पी वाई होगा, ठीक है ना, ये मेरे पास जो चेंज इन मोमेंटम, ये एंगल मेरे पास कितना है? थीटा है। अब देखो, ये मेरे पास जो चेंज इन मोमेंटम होगा पी वाई से, मैं डेल पी वाई से लिख रहा हूँ, तो जो चेंज इन मोमेंटम मेरे पास होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा? पी साइन थीटा ही तो होगा। समझ में? ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये क्या होगा? डेल पी वाई इज इक्वल टू पी साइन थीटा। ये पी कोस थीटा होगा, लेकिन ये हमें लेना नहीं है। ये क्या होगा? पी कोस थीटा होगा। इसका हमें कोई अचार नहीं डालना इसका। तो हमें तो, क्योंकि जब हमने अनसर्टेनिटी वाई डायरेक्शन में ली है पोजीशन में, तो मोमेंटम भी हमें वाई डायरेक्शन में लेना होगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो अनसर्टेनिटी जो होगी मोमेंटम में, तो द मोमेंटम कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रॉन का वाई डायरेक्शन में, डिफ्रैक्शन के बाद डेल पी वाई, है ना, अप्रोक्सीमेटली पी साइन थीटा के इक्वल आ गया। जैसे मैंने अभी बताया, रीजन आपको मैंने बताया ये। अब देखो, साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा अपॉन में ए, जो हमने अभी ऊपर निकाली थी, लैम्डा अपॉन में मैंने रख दी, ये पी इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है ना। समझ में आई बात? तो डेल पी इज ये आ गया मेरे पास, ठीक है ना। पी हमारे पास क्या था? एच अपोन में लैम्डा। तो एच अपोन में लैम्डा जब रखूंगा तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, एच अपोन में सिंपली मेरे पास ही आ गया। समझ में आए बात? तो हमने क्या क्या आया? तो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी मोमेंटम आ गई। अब देखो वैलिडेशन देखो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब देखो ध्यान से, अब डेल वाई हमारे पास कितना आया था? ए, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कितना आया है? एच अपोन में ए। तो ये कट गया। समझ में आया? ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया? एच के। तो ये आ गया। लेकिन देखो, इट इज ऑफ द सेम ऑर्डर विच वॉज गिवन बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, देखो ये कम से कम हमने तो कम से कम लिया है ना। तो ये हमने क्या क्या था? हमने जो डेल वाई में था पोजीशन कम से कम लिया है ना। और डेल पी वाई ये भी हमने कोशिश किया कि अनसर्टेनिटी कम से कम हो। तो ये कम से कम हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट आया है, ठीक है ना। या तो अनसर्टेनिटी से ज़्यादा ही हो सकती है। तो इससे यानी डेल पी वाई जो है ये मतलब ये प्रिंसिपल को वैलिडेट करता है, लेकिन ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं होता। समझ में आया? मैंने बताया था आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है, ये एच कट अपॉन में 2। समझ में आई बात? ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। लेकिन इसको जब सोल्व करेंगे लगभग सेम ऑर्डर का आएगा, जो वैल्यू आएगी सेम ऑर्डर का आएगा। और मैंने आपको ऑर्डर के बारे में भी बताया था, ठीक है ना। क्योंकि देखो जितना हम क्वांटम मैकेनिकली चीज़ों को मेजर करते हैं ना, एग्जैक्ट हमें पता नहीं होगा। अब मान लो मेरे पास सपोज कोई क्वांटिटी है, x इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ है, और एक क्वांटिटी है
मान लो मेरे पास 1.5 इंटू 10⁻7 है। अब जब मैं 4 इंटू 10⁻7 कहता हूँ तो इसका मतलब मैंने एग्जैक्ट मेजर कर लिया है ना। तो एग्जैक्ट हम मेजर नहीं कर पाते। अब ऐसा भी तो हो सकता था उस क्वांटिटी की वैल्यू 1.5 हो, है ना। तो हम इन चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। समझ में आया? क्या मैटर करता है, ऑर्डर। तो जैसे इसका ऑर्डर कितना है, 10⁻7 है। मैंने ऑर्डर के बारे में भी प्रीवियस क्लास में एक बार बताया था, ठीक है ना। मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से रखो। देखो, यदि मेरे पास सपोज r इंटू 10⁻9 है ना, ठीक है। तो जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, वो कितना होगा, n होगा। इफ r जो है वो क्या है, लेस देन 5 है, या n प्लस के 1 होगा यदि r का वैल्यू या इक्वल टू 5 है। समझ में आई बात? अब जैसे यहाँ पे देखो, ये 4 और 1.5 है, 5 से कम है ना, तो ऑर्डर कितना आएगा, 7 आएगा। समझ में आया? ठीक है, यानी लगभग 10⁻7 के आसपास क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। अब मान लो ये ऐसा लिखा हो 6 इंटू 10⁻7 ही हो, या मान लो 9 इंटू 10⁻8 लिखा हुआ हो, है ना। तो इसका जो ऑर्डर होगा, देखो 5 से ज्यादा है ना, तो इस ऑर्डर 8 आएगा, और ये कितने ऑर्डर का आएगा, 9 ऑर्डर का आएगा। समझ में नहीं, 10⁻9 लगभग, ये 10⁻8 लगभग। समझ में आया मैं कहना क्या चाहता हूँ? तो ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो देखो ये दिस एक्सपेरिमेंट क्लियरली वैलिडेट्स द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाईलाइटिंग द इनहेरेंट लिमिटेशन इन साइमल्टेनियस मेजरिंग पोजीशन एंड मोमेंटम। समझ में आई बात? तो ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।